अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की लेसन नंबर 3 जो है वही हम पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो टॉपिक है हमारा, तो उसमें हमने कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो पढ़े ना, जिसमें फायरवुड है या कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमने पढ़े। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल्स भी हैं। ठीक है, और आज हमें एक और फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ना है, दैट इज नेचुरल गैस। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कल के टॉपिक पे फिर से नज़र डालना चाहता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कोल और पेट्रोलियम के बारे में। कोल, जैसा कि आपको मालूम है, ये फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किस तरह से बनता है। जो डेड लिविंग बींग्स होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं इनसाइड द अर्थ जो प्रेशर एंड हीट ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है ना, उससे कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूल, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको बनने में बहुत सारा वक्त लगता है, इसलिए ये किस में आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल जो है ये मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, तो कोल हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल, चाहे डोमेस्टिक यूज़ आप इसका देखिए या इंडस्ट्रियल यूज़ आप इसका देखिए। इसके अलावा कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे थर्मल पावर कहा जाता है ना। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल जो वर्ल्ड में कंट्रीज है जहाँ पे कोल ज़्यादा निकलता है, उसमें था चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ठीक है, फिर हमने पेट्रोलियम भी पढ़ा। पेट्रोलियम दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब है रॉक, ओलियम का मीन्स है ऑयल, तो दैट मीन्स रॉक ऑयल। ये लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। जो आप देखते हो गाड़ियाँ जो आज हमारी चलती हैं, ठीक है ना, वो इसी पेट्रोल या इससे जो चीज़ें निकलती हैं, कैरोसिन या डीजल, उसी से चलती हैं। या जो मशीनरीज आप देखते हो वो इसी पेट्रोलियम से चलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है? इसमें इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। ठीक है, इंडिया में किसकी जगह पे पेट्रोलियम पाया जाता है? एक जगह है डिगबॉय आसाम में, बम्बई हाई मुंबई में, और डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। इसी तरह से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस फॉसिल फ्यूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, ये फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, ये भी इस तरह से बनता है जिस तरह से कोल और पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो इसको भी फिर ज़मीन से निकाला जाता है बाय यूजिंग ए प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो नेचुरल गैस है इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये भी हम डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है ना, घरों में भी हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखते हो। ठीक है ना, फॉर कुकिंग पर्पज़ और फॉर हीटिंग पर्पज़, हम फॉर लाइटनिंग पर्पज़, इन तीनों चीज़ों के लिए हम घर में इसका इस्तेमाल करते हैं गैस का, जो आपने खुद भी देखा होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री जो कारखाने हैं, यहाँ पे भी गैस का इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? एज फ्यूल वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में भी गैस का कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस, CNG, कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, ये हमारे माहौल को ज़्यादा गंदा नहीं करता है, इसकी वजह से यही इस्तेमाल होता है गाड़ियों में भी। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल जो है वहाँ पे एज फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लेस हार्मफुल है या लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है दैन पेट्रोलियम एंड डीजल। पेट्रोलियम या डीजल जो है जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, वो ज़्यादा पोल्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। लेकिन ये जो है कंप्रेसर्ड नेचुरल गैस, इसका हम जब इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, ठीक है ना, ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है और
कम नुकसान पहुंचाता है हमारे माहौल को, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं इसका इस्तेमाल गाड़ियों में भी होता है। तो अब इसके यूज देखो, डोमेस्टिक यूज है, हम घर में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग, फॉर लाइटनिंग पर्पज और फॉर हीटिंग पर्पज। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज में भी एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो कंप्रेसर नेचुरल गैस है वो ऑटोमोबाइल या गाड़ियाँ जो हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब मेजर गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके हम यहाँ पे नाम जानते हैं। कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे जहाँ पे ये जो नेचुरल गैस है ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो रशिया है, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, ठीक है। These are the countries where natural gas is found in abundance, ठीक है ना। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस है वर्ल्ड में, ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस है ये कहाँ पे पाया जाता है? रशिया में पाया जाता है, नॉर्वे में पाया जाता है, यूके में पाया जाता है और नीदरलैंड्स में पाया जाता है। इसके अलावा इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्वर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? इन इंडिया में हम देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। जैसलमेर एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है, ठीक है ना, वहाँ पे पाया जाता है। या त्रिपुरा है, एक स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे पाया जाता है। ये कुछ एरियाज ऐसे ही जहाँ पे क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस पाए जाते हैं। और बहुत कम कंट्रीज है वर्ल्ड में वहाँ जहाँ पे ये अच्छी खासी तादाद में नेचुरल गैस पाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही कम कंट्रीज है वर्ल्ड में जिनके बारे में आपने पढ़ा जहाँ पे ये नेचुरल गैस अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। तो ये था नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? ये एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना। इसको भी ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, फिर इसको डोमेस्टिक एज वेल इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है और घर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी कंप्रेसर नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। तो कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे पाया जाता है, ये रशिया है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, ठीक है ना। इंडिया में कुछ जगह हैं जहाँ पे पाया जाता है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो त्रिपुरा, ठीक है। तो ये थे फॉसिल फ्यूल जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल अब कौन कौन है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपने ये पढ़ा, एक लिमिटेशन है वहाँ पे कि देयर स्टॉक इज लिमिटेड, देयर स्टॉक इज लिमिटेड। जो भी फॉसिल फ्यूल्स आपने पढ़े, चाहे कोल की बात हम करें, पेट्रोलियम की बात हम करें या नेचुरल गैस की बात हम करें, इनका स्टॉक लिमिटेड है, ठीक है ना। तो एक बार ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है फिर से रिप्लेनिश होने में या फिर से बनने में, ठीक है ना। तो उतनी हमारी लाइफ नहीं है। तो जो आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो अपना क्या एट एन अलार्मिंग रेट, इससे क्या होता है? ये डिप्लीट हो जाते हैं, ये ख़त्म होने को हो जाते हैं, ठीक है ना, डिप्लीट हो रहे हैं। इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है जिस तादाद से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ कंजप्शन है जो मतलब जिस रेट से हम इनका इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा है जिस रेट से ये बनते हैं, ठीक है ना। जिस रेट से इनकी फॉर्मेशन होती है, जिस रेट से ये बनते हैं, उस रेट से कहीं ज़्यादा है हमारी रेट ऑफ कंजप्शन जिस रेट से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी वैसे क्या हो जाएगा? इनका जो स्टॉक है ये ख़त्म हो जाएगा, ये डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये वजह है कि हमने इनका इस्तेमाल कम करना है। दूसरा क्या है कि ये क्या है? ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जो भी आप ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे पेट्रोल की बात करें ना, चाहे कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है ना। अगर नेचुरल गैस ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन कोल और पेट्रोलियम जो है वो क्या करते हैं? वो माहौल को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, ठीक है ना। अगर हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो एयर के साथ मिल जाते हैं और हमारे जो हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। चाहे आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में
کول کی بات کر جائے، جب ہم کول چلاتے ہیں یا پیٹرولیم جب جلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان سے ٹاکسک پولوٹینٹس نکلتے ہیں، ہارمفل پولوٹینٹس نکلتے ہیں جو ہمارے ایئر کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دو لمیٹیشنز ہیں، ایک تو ان کی تعداد لمیٹڈ ہے، ایک بار یہ ختم ہو گئی تو ہمیں کیا، پھر نہ ہمیں اس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم جس ریٹ سے اس کو کنزیوم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کس ریٹ سے، جس ریٹ سے فارم ہو جاتے ہیں، جس ریٹ سے بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی جب برننگ ہوتی ہے، جب ان کو ہم جلاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، تو ان سے جو پولوٹنٹس نکلتے ہیں، ٹاکسک ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے ماحول کو کیا کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، میٹر آف کنسرن ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ ایک ان کا سٹاک بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، دوسرا یہ کہ یہ جو پولوٹ کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ، اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک اور ریسورس جو ہے انرجی کا وہ استعمال کرنا ہے، دیٹ از نان کنونشنل سورس آف انرجی، نان کنون سورس آف جی بھائی انرجی۔ تو دیکھو یہ نان کنونشنل سورس آف انرجی ہم نے پھر استعمال کرنا ہے۔ تو اوپر جو کنونشنل میں اس میں دو لمیٹیشنز تھے، ایک تو ان کا سٹاک لمیٹڈ تھا، ٹھیک ہے نا، دوسرا کیا تھا، وہ پولیوٹ کرتے تھے۔ جو نان کنونشنل سورس آف انرجی ہے، ان کا سٹاک لمیٹڈ نہیں ہے، یہاں تو ان کا سٹاک لمیٹڈ نہیں ہے، یا یہ کیا ہے، یا تو یہ ان لمیٹڈ ہے ان کا سٹاک، ٹھیک ہے نا، جو ختم ہی نہیں کبھی ہو سکتے ہیں، یا یہ رینیویبل ہے، یہ جلدی اگر ایک بار یہ ختم ہو جاتے پھر جلدی سے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا یہ بینیفٹ ہے، دوسرا کیا ہے کہ یہ پولیوٹ نہیں کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو، یہ ایکو فرینڈلی ہے، یہ ہمارے ماحول کو اتنا پولیوٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جو کنونشنل سورس آف انرجی ہے ان کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے، ان کا متبادل ڈھونڈنا ہے، لیکن ایسا متبادل ڈھونڈنا ہے جو ہمارے ماحول کو کیا رکھیں گے، صاف رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کا سٹاک ان لمیٹڈ ہونا چاہیے، یا وہ جلدی ریپلیش ہو جانے چاہیے۔ تو اس میں نان کنونشنل سورس آف انرجی آپ نے پڑھنے ہیں، وہ ان کا سٹاک یا تو ان لمیٹڈ ہے یا وہ ریپلیش جلدی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکو فرینڈلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آتا ہے ونڈ انرجی، آتا ہے سولر انرجی، آتا ہے ہائیڈل پاور، آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری ریسورسز ہیں نان کنونشنل میں جو آتے ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بس اتنا ہی تھا، کل ہم پڑھیں گے نان کنونشنل سورس میں کون کون سا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔